स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जो है हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी व्याख्या के साथ सारी चीज़ों को जो है समझने वाला है। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है ताकि सारी जो चीज़ें हैं अच्छे से क्लियर हो सके। सारे के सारे कुछ जो क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि घ का उच्चारण स्थान जो है कौन सा है। ऑप्शन है तालु, कंठ, दंत या फिर मूर्धा। तो ये जो घ का उच्चारण स्थान है वो आपका होता है कंठ से। चलिए इसका व्याख्या यदि हम समझे तो क वर्ण जितने भी क ख ग घ अड़ जितने भी आते हैं इनको जो है क वर्ण के अंतर्गत इसको जो है रखा गया है के सभी वर्णों का उच्चारण जो है कंठ से होता है। इसके अलावा अ, आ और ह का उच्चारण भी किससे किया जाता है? कंठ से किया जाता है। इसी कारण से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंठ इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से पूरे व्याख्या के साथ सारी चीज़ों को जो है समझने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पवन का सही संधि विच्छेद जो है क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है प धन वन, फिर है प धन अन, उसके बाद ऑप्शन सी है पो धन अन या फिर ऑप्शन डी पव धन अन। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पो धन अन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पवन का सही संधि विच्छेद ये जो है आपका अयादि स्वर संधि है। नियम के अनुसार यदि हम देखें तो जब जो है ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ओ किस में बदल जाता है? अ में ये जो है बदल जाता है। अतः पो धन अन क्या हो जाएगा? आपका पवन हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें जो है क्लियर हो रही होंगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। ये जो है सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस में आपके एग्जाम्स में दिया जाता है। यथाशक्ति में यहाँ पर कौन सा समास है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। चलिए बताइए इसका आंसर जो है क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अव्ययी भाव समास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए कैसे अव्ययी भाव समास होगा इसको देखते हैं। तो जिस समास का पहला पद क्या होता है? अवयव या प्रधान हो उसे हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। यथाशक्ति का यदि हम विग्रह करें तो इसका क्या बनता है? शक्ति के अनुसार। इसमें यथा क्या है? एक अवयव है। इसी कारण से आपका क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास इसमें हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है आपको पूछा जा रहा है। तद्भव पूछा जा रहा है ना कि तत्सम। तो तद्भव कौन सा यहाँ पर पूछा जा रहा है? अग्नि, मयूर, सूरज या फिर चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरज आपका जो है तद्भव शब्द होया है। सूरज एक कैसा है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? सूरज का तत्सम रूप यदि हम देखें तो इसका तत्सम रूप होता है सूर्य। अग्नि, मयूर और चंद्र सीधे जो है संस्कृत से आए हैं यानी कि ये लोग क्या है? ये तत्सम है। सूरज इसका तद्भव है और तत्सम रूप में इसको सूर्य जो है कहा जाता है। और बाकी जितने भी दिए गए हैं अग्नि, मयूर और चंद्र ये आपके तत्सम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, इसमें कौन सा अलंकार है? काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आसानी से आप इसको जो है पहचान सकते हैं। ऑप्शन है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, आप जो है इसका सही आंसर दे पा रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जहां पर जो है एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ त वर्ण की जो आवृत्ति है बार बार हुई है, देख सकते हैं तरणी में त, फिर तनुजा में त, टट त। यहाँ पर मतलब जहाँ पर एक ही वर्ण की यदि आवृत्ति जो है बार बार होती है वहां पर आपको समझ जाना है ये आपका कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार होता है। और मैंने जो है अलंकार को काफी बेहतरीन तरीके से पूरे उदाहरण और ट्रिक्स के साथ समझाया हुआ है। चैनल पर जाकर के आप जो है पूरा वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एग्जाम्स में बहुत बार दिया जाता है। चलिए ऑप्शन दिया गया है सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जंगम। विलोम शब्द उल्टा शब्द होता है। स्थावर का अर्थ होता है एक ही जगह पर स्थित रहे, लेकिन जंगम का अर्थ क्या होता है? जंगम का अर्थ होता है जो चल फिर सके। इसी कारण से स्थावर मतलब स्थिर हो जाएगा, जंगम मतलब चलायमान। तो इसी इसका विलोम शब्द जंगम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ जो है क्या होता है? मुहावरा दिया गया है। ऑप्शन है बहुत शोर करना,
अत्यधिक प्रशंसा करना, फिर है कठिन कार्य के लिए प्रेरित करना, या फिर बहुत ऊंचा समझना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक प्रशंसा करना। ये जो है आपका क्या होता है? आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ है। जब किसी व्यक्ति की इतनी तारीफ की जाए कि वह जो है वास्तविकता से दूर लगने लगे, तो उसे आसमान पर चढ़ाना, इस तरह के मुहावरे का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो बुढ़ापा शब्द है कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, या फिर समूहवाचक? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भाववाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी के भाव, अवस्था या दशा का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। बुढ़ापा एक क्या है? एक अवस्था का नाम है, और जैसे कि आप इन्हें क्या दिखा, भाव, अवस्था या दशा का बोध जिससे होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा यहाँ पर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 9वां नंबर है, वह अपने आप चला जाएगा। इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कैसे? जहां पर जो है वक्ता स्वयं के लिए, अपने आप, खुद या स्वयं जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, वहां पर आपका जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। निज मतलब स्वयं के लिए वो जो है शब्दों का प्रयोग करता है, तो आपको समझ जाना ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, या फिर समुदायवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवृत्तिवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा। जहां संख्या की आवृत्ति का बोध हो, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, वहां पर क्या होता है? आपका आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ देख सकते हैं चौगुना, तो इसी कारण से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आवृत्तिवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य जो है किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, या फिर प्रेरणार्थक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया का ये जो है उदाहरण है। हंसना एक ऐसी क्रिया है जिसका फल सीधा किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। जैसे मीरा हंस रही है, तो इसका सीधा सा फल किस पर पड़ेगा? मीरा पर ही पड़ेगा, और इससे कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अतः यह क्या होता है? अकर्मक क्रिया इसमें होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, या फिर संकल्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मृत्यु आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्य प्रयोग से समझे, उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा हम जो है बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है? उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। जबकि उत्साह बढ़ गया, इसको कैसे जब बोलते हैं तो कैसा लगता है? ये पुल्लिंग है। तो इसी कारण से जो मृत्यु वर्ड है आपका स्त्रीलिंग यहाँ पर शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुओं, आंसुएं, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंसू इसका जो है बहुवचन हो जाएगा आंसू का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका व्याख्या यदि हम समझे तो कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, होश, ये बहुवचन में ही इनको प्रयोग किया जाता है हमेशा। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चलिए बताइए कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, या फिर अधिकरण कारक? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपादान कारक। इसका विभक्ति क्या होता है? अपादान का से विभक्त होना, अलग होना। इसमें अलग होने के अर्थ में यहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। यहाँ पर भी आपको अलग होने का चीज दिखाई दे, वहां पर आपको समझ जाना है आपका अपादान कारक है। जैसे नल से जो है पानी अलग हो रहा है, या फिर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या आप जो है स्कूल से घर जाते हैं, आप स्कूल से अलग होकर के कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। तो ये भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। जहां पर अलग होने का अर्थ हो वहां पर अपादान कारक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम पढ़ रहा होगा, यह किस काल का उदाहरण है? पढ़ रहा होगा, वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, या पूर्ण वर्तमान? तो पढ़ रहा होगा, इसमें आपका क्या प्रकट हो रहा है? यहाँ पर संदिग्धता प्रकट हो रही है। इसी कारण से ये आपका क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। चलिए व्याख्या समझते हैं। जहां वर्तमान समय में क्रिया के होने में क्या हो? संदेह हो। हमको संदेह हो रहा है कि राम पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा है, इसको हम एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते, संदेह है। इसी कारण से इसमें क्या होगा? आपका संदिग्ध वर्तमान काल इसमें होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक शब्द में
कौन सा उपसर्ग जो है लगा हुआ है? अ, अत, अति या फिर अत्य? काफी इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा अति। अति धन अधिक मिलकर के कौन सा शब्द बनता है? आपका अत्यधिक शब्द बनता है यण स्वर संधि के यहाँ पर नियम से। तो इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग आपका हो जाएगा अति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हट, आहट, राहट या फिर ट। काफी इजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आहट। मूल शब्द घबराना में यदि हम आहट जोड़ देते हैं तो उससे कौन सा वर्ड बनता है? घबराहट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आहट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है, सोम, सुधा, पीयूष या फिर रसाल? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रसाल। रसाल जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल जो है आम का पर्यायवाची शब्द है, जबकि जो अन्य है ना, सोम, सुधा और पीयूष, ये सारे के सारे जो है अमृत के पर्यायवाची शब्द है। तो इसको आपको जो है ध्यान देना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए एक वाक्य आपको जो है प्रयोग करना है। कौन सा वाक्य आप जो है इसमें प्रयोग करेंगे? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या फिर अनुपम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। यह शब्द जो है दो भागों से बना है, अ मतलब नहीं और भूतपूर्व यानी कि पहले जो न हुआ हो। तो जिसका अर्थ क्या होता है? अस्तित्व पहले से कभी न रहा हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे ही आपका अभूतपूर्व यहाँ पर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके रस से दिया गया है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जब भी आप रस पढ़ते हैं तो उसमें आपको जो है स्थायी भाव पूछा जाता है, तो आपको सभी रस हैं उसको स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर विभत्स रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है, क्रोध, भय, जुगुप्सा या घृणा या विस्मय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुगुप्सा या घृणा जो है इसका स्थायी भाव होता है विभत्स रस का। अब चलिए विभत्स रस क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब जो है किसी घृणित वस्तु, गंदी चीजें या मांस, रक्त आदि को देख करके मन में घृणा का भाव जब पैदा होता है, वहां पर आपका विभत्स रस होता है और इसका स्थायी भाव क्या होता है? जो है जुगुप्सा या घृणा जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में जो है कितनी मात्राएं होती है? 11-11, 12-12, 13-13 या 16-16? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13-13 मात्राएं। दोहा एक कैसा है? सममात्रिक छंद है। इससे पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13-13। और दूसरे और चौथे चरण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है 11-11 मात्राएं इसमें होती है। तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इसको समझ लेना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इसमें जो है कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है? श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। यहाँ पर देखिए कनक कनक, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, कितने बार आया हुआ है? 2 बार ये जो है आया हुआ है, लेकिन हर बार उनका अर्थ जो है अलग अलग निकलता है। पहला जो कनक है उसका अर्थ क्या होता है? धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। तो हर बार जब एक ही वर्ड 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उनका जब अर्थ अलग होता है, वहां पर आपका यमक अलंकार जो है होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। शुद्ध वाक्य का यहाँ पर आपको चयन करना है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है दिया गया है, वह दंड देने योग्य है, फिर है वह दंड लेने योग्य है, फिर है वह दंड के योग्य है, या फिर वह दंड देने के योग्य है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वह दंड के योग्य है, सीधा। चलिए इसको कैसे समझते हैं? अक्सर लोग क्या बोलते हैं? अक्सर लोग जो है वह दंड देने के योग्य है बोल देते हैं, जो कि काफी गलत है। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दंड क्या है? एक स्वयं में एक सजा है जिसे दिया नहीं जा सकता, बल्कि व्यक्ति उस सजा के क्या होता है? योग्य या फिर पात्र होता है। इसी कारण से व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखें तो वह दंड के योग्य है, इसका सही आपका जो है क्या हो जाएगा? चयन, शुद्ध वाक्य का चयन हो जाएगा। आई होप आपको ये जो चीजें हैं समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी का आपको जो है चयन करना है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और अर्शीवाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आशीर्वाद को हम इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं, आशीर्वाद ऐसा करके। इसका संधि विच्छेद आशीह धनवाद होता है। ध्यान दें कि र की मात्रा हमेशा उस वर्ग पर लगती है जिससे पहले उसका जो है उच्चारण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आशीर्वाद में र का उच्चारण भी सी के बाद और वा से पहले वाला, इसी कारण से र की मात्रा वा के ऊपर यहाँ पर लगी हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद पर पूछा जा रहा है। उद धन ज्वल, उज धन ज्वल या उद धन ज्वल या उज धन वल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उद धन ज्वल जो है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। यह आपका व्यंजन संधि है। त के बाद जब ज आता है तो त भी किसमें बदल जाता है? आपके ज में यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, आपको पूछा जा रहा है। कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष या फिर केवड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद का पर्यायवाची। अरविंद संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है कमल। कमल की यदि हम अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो परीक्षा में अक्सर आते हैं इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर पूछा जाता है जलज, पंकज, नीरज, वारिज, सरोज और इंदवर। ये आपके सारे के सारे जो है कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अर्वाचीन का सही विलोम शब्द आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है नूतन, नव्य, प्राचीन या फिर नवीन। क्या पूछा जा रहा है, अर्वाचीन का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन। अर्वाचीन शब्द का अर्थ होता है नया या फिर आधुनिक, मॉडर्न। क्योंकि ये एक संस्कृत निष्ठ शब्द है इसलिए इसका विलोम भी क्या होगा, संस्कृत निष्ठ ही होगा। इसको हम क्या लेंगे, प्राचीन यानी कि ओल्ड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर, वह धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। यहाँ पर धीरे धीरे चलने की जो रीति है उसको यहाँ पर बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, समास से है, लंबोदर में कौन सा समास है, आपको पूछा जा रहा है। द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्विगु। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। लंबा है उदर, पेट जिसका, अर्थात किसका लंबा उदर है, गणेश जी का। तो जहां पर कोई अन्य पद प्रधान होता है वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे एक और इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे दशानन का उदाहरण यहाँ पर लिया जाए, 10 आनन है जिसके यानी कि रावण का, तो ये भी आपका बहुब्रीहि समास ही हो जाता है। चलिए और हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्प विराम का चिन्ह जो है यहाँ पर कौन सा है पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ये जो अल्प विराम है ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अल्प विराम को जो है थोड़े से रुकने के लिए इसका जो प्रयोग है हम ये करते हैं या फिर इसका जो प्रयोग है किया जाता है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन इंपॉर्टेंट जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी व्याख्या के साथ समझ लिया। आई होप आपको सारी जो चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और हमारे चैनल पर आप जो है जुड़ सकते हैं ताकि इसी तरह के वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आपको पहला नोटिफिकेशन जो है मिल सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन इससे जो है मिलता रहता है। थैंक यू सो मच।